मध्य पूर्व दुनिया के सबसे जटिल क्षेत्रों में से एक है। वर्तमान में वहाँ 3 युद्ध चल रहे हैं, जिनमें प्रमुख शक्तियां लगातार एक दूसरे के विरोध में खड़ी होती जा रही हैं। इस क्षेत्र ने 20वीं सदी से अब तक निरंतर संघर्ष देखे हैं, लेकिन तमाम विद्रोहों, गृहयुद्धों और विद्रोहों के बीच 2 देश हमेशा शामिल नजर आते हैं, इजराइल और ईरान। इस क्षेत्र के 2 दिग्गज। इससे पहले कि वे बड़े बने, उन्होंने भी आर्थिक उतार चढ़ाव, कब्जे और तख्ता पलट की साजिशें देखी। इन घटनाओं ने ईरान और इजराइल के बीच मौजूदा युद्ध की नींव रखी। इजराइल और ईरान एक दूसरे से लड़ते आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि इजराइल जीत गया है। इसका एक कारण जीडीपी है। इजराइल की अर्थव्यवस्था अमेरिकी डॉलर 500 अरब से अधिक है, जबकि ईरान की मात्र अमेरिकी डॉलर 400 अरब है। इजराइल की प्रति व्यक्ति जीडीपी ईरान की तुलना में 10 गुना अधिक है। इजराइल ईरान से 75 गुना छोटा होने के बावजूद बेहतर सैन्य शक्ति में निवेश कर पाता है। परंतु रोचक बात यह है कि हमेशा ऐसा नहीं था। 1970 के दशक में ईरान की अर्थव्यवस्था इजराइल की तुलना में कहीं तेजी से विकसित हो रही थी। 1986 में ईरान की अर्थव्यवस्था इजराइल से लगभग 6 गुना विशाल थी। सवाल यह है कि इजराइल की अर्थव्यवस्था आगे कैसे निकल गई, जबकि ईरान पीछे रह गया। अधिकांश लोगों को अब भी यह नहीं पता कि ईरान तेल समृद्ध देश से आर्थिक रूप से कैसे टूट गया, या इजराइल युद्धग्रस्त देश से टेक्नोलॉजी महाशक्ति कैसे बना। यदि आप इस कहानी को महत्वपूर्ण मानते हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं, ताकि एल्गोरिदम इसे अधिक लोगों तक पहुंचा सके। यह कंटेंट को ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है, खासकर जिन्होंने एक पक्ष ही सुना है। समझने के लिए इतिहास में लौटते हैं। इजराइल की कहानी एक विश्व स्तरीय अर्थव्यवस्था बनने की है, जो शून्य से शुरू हुई। 20वीं सदी की शुरुआत में इजराइल नाम का कोई देश था ही नहीं। फिलिस्तीन में फिलिस्तीनी अरब निवासी थे, जिनकी अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से कृषि आधारित थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और बाद में यह स्थिति तेजी से बदली, जब बड़ी संख्या में यूरोपीय यहूदी यहाँ बसे और 1948 में इजराइल राज्य की स्थापना की। शुरुआती वर्षों में यहूदी उपनिवेशवादियों और फिलिस्तीनी स्थानीय निवासियों के बीच भारी हिंसा और अराजकता का दौर था। आसपास के अरब देशों ने भी इजराइल के साथ युद्ध किया ताकि इस नए राज्य के गठन को रोका जा सके। इसका अर्थ था कि सैन्य औद्योगिक विस्तार के अलावा आर्थिक विकास के लिए कोई स्थान नहीं था। साथ ही उस क्षेत्र में सैकड़ों हजार लोगों के आने के कारण प्राथमिकता उन्हें भोजन, आवास और बुनियादी नौकरियां उपलब्ध कराने की थी। इन चुनौतियों से निपटने के लिए इजराइल में एक केंद्रीकृत समाजवादी अर्थव्यवस्था थी, जहां श्रमिक संघ देश के अधिकतर हिस्सों पर हावी था। सामूहिक खेत और सहकारी गांव, जिन्हें किब्बुत्ज कहा जाता था, में लोगों को एकजुट रहना पड़ता था। वैश्विक यहूदी समुदाय ने इजराइल को अरबों की वित्तीय सहायता प्रदान की, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को एक महत्वपूर्ण सहारा मिला। दिलचस्प है कि होलोकॉस्ट के मुआवजे के रूप में जर्मनी ने इजराइल को काफी वित्तीय सहायता दी। हालांकि 1970 और 1980 के दशकों तक सहायता के बावजूद इजरायली अर्थव्यवस्था टूट रही थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऊपर से नीचे की आर्थिक व्यवस्था हमेशा सफल नहीं होती। इजराइल को व्यापार घाटा, कम उत्पादकता और नीचे आर्थिक वृद्धि का सामना करना पड़ रहा था। सरकार का कर्ज भी लगातार बढ़ता जा रहा था, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि इजराइल को अपने अरब पड़ोसियों के साथ लगातार युद्ध लड़ने पड़ते थे। इसमें 1967 का 6 दिवसीय युद्ध, 1973 का योम किप्पुर युद्ध और 1982 का लेबनान युद्ध शामिल थे। इन संघर्षों को शेकेल छापकर वित्त पोषित किया गया, जिससे महंगाई लगातार बढ़ती गई। 1970 में वार्षिक महंगाई दर करीब 10% थी। 1980 तक यह 125% हो गई थी। 1984 तक महंगाई दर 385% तक पहुंच गई, जो हाइपर इन्फ्लेशन की एक भयंकर लहर थी। इसके अलावा अर्थव्यवस्था ठहराव पर थी और जीवन स्तर गिरता जा रहा था। 1985 में इजराइल सरकार ने अमेरिकी अर्थशास्त्रियों की सहायता से एक आर्थिक स्थिरीकरण योजना तैयार की। इजराइल अब केंद्रीकृत से मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा था, जिसमें सरकार और श्रमिक संघों की कम भूमिका और आर्थिक स्वतंत्रता अधिक होगी। यह 4 दशकों की वृद्धि की शुरुआत थी, जिसने इजराइल को विश्व की सबसे विकसित अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तित किया। इजराइल हेल के शीर्ष पर पहुंचने से पहले आइए पूर्व की ओर मुड़ते हैं और देखते हैं कि उस समय ईरान में क्या चल रहा था। ईरान प्रारंभ में कृषि प्रधान और अविकसित अर्थव्यवस्था वाला देश था, फिलिस्तीन और इजराइल की तरह, परंतु एक महत्वपूर्ण अंतर था। 1908 में लोगों को पता चला कि ईरान में तेल की प्रचुर मात्रा है।
इसके पास दुनिया के अनुमानित 10% तेल और 15% प्राकृतिक गैस थी। यह ईरान की अर्थव्यवस्था के विकास का महत्वपूर्ण अवसर था, लेकिन प्रारंभिक दशकों में अधिकतर धन ब्रिटेन को प्राप्त हुआ। एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी, बाद में बीपी, को ईरान से तेल निष्कर्षण और विक्रय के विशेष अधिकार मिले। ईरानी लोग खड़े होकर देखते रह गए, क्योंकि ब्रिटिश साम्राज्य तेल की सुरक्षा के लिए अपनी शक्तिशाली नौसेना का उपयोग करने को तत्पर था। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने अपने तेल हितों की रक्षा हेतु ईरान के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया था। ईरानियों को यह जाहिर तौर पर पसंद नहीं आया और 1952 में उनके प्रधानमंत्री ने ईरानी तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने में सफलता पाई। ईरानी अर्थव्यवस्था के लिए यह अच्छा होता, लेकिन ब्रिटिश MI6 और अमेरिकी CIA ने जल्द ही ईरान में ऑपरेशन एजेक्स नामक सत्ता हथियाने की कार्रवाई शुरू की। उन्होंने ईरान के शाह के अधीन सत्ता केंद्रीकृत कर दी और लोकतंत्र को नष्ट कर जनविरोध दबा दिया। शाह ने अपने शासन की सुरक्षा और कुछ धन के बदले पश्चिमी कंपनियों को ईरानी तेल देने की सहमति दी। और अब अगर आप कभी सोचें कि ईरानी पश्चिमी देशों को ज्यादा पसंद क्यों नहीं करते, तो यही उसकी असली वजह है। पश्चिमी देशों को ईरान के तेल की ही चिंता थी, वहां के लोगों की नहीं। हालांकि तख्ता पलट के बाद शाह पर जनता का दबाव बढ़ता जा रहा था और बड़े पैमाने पर विद्रोह का खतरा भी बढ़ रहा था। 1954 में पश्चिमी कंपनियों ने ईरानी सरकार को तेल के मुनाफे का आधा हिस्सा देने पर सहमति दी। 1960 में ईरान की GDP 4.2 बिलियन डॉलर थी और तेल के मुनाफों ने महज आधे से भी कमाल कर दिया। 20 वर्षों में यह लगभग अमेरिकी डॉलर 100 बिलियन तक पहुंच गई, जो एक अद्वितीय आर्थिक वृद्धि थी। यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी, जिसकी विकास दर नियमित रूप से 2 अंकों में रहती थी। 1974 के बाद ओपेक कार्टेल के कारण वैश्विक तेल की कीमतों में उछाल से विकास को बल मिला। यह एक समूह है जिसमें ईरान, सऊदी अरब, इराक और अन्य प्रमुख तेल उत्पादक देश शामिल हैं। उन्होंने अधिक पैसा कमाने के लिए अपनी तेल उत्पादन को सीमित करने का फैसला किया ताकि तेल की कीमतें बढ़ जाएं। नतीजतन तेल की कीमतें 1974 में प्रति बैरल अमेरिकी डॉलर 3.50 से बढ़कर अमेरिकी डॉलर 10.11 हो गई। 1980 तक कीमतें लगभग अमेरिकी डॉलर 40 तक बढ़ गईं। इससे ईरानी सरकार के पास बहुत सारा पैसा आ गया। 1970-7 में तेल सरकार के बजट का 69% हिस्सा था। शाह ने इस पैसे का इस्तेमाल औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के जरिए अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिए किया। साथ ही वह ईरान की सेना पर भी भारी खर्च कर रहे थे। राजशाही के चरम पर ईरान महंगाई के अनुसार अपनी वर्तमान सेना पर होने वाले खर्च से भी अधिक खर्च कर रहा था। शाह ने काफी अमेरिकी और ब्रिटिश सैन्य उपकरण खरीदे, जिससे ईरान मध्य पूर्व की सबसे बड़ी सैन्य ताकत बन गया। यह ईरान के तेल क्षेत्रों की सुरक्षा से परे था। कुछ समय तक ऐसा लगा कि ईरान क्षेत्रीय महाशक्ति बन जाएगा, परंतु कुछ समस्याएं उभरी। सरकार आर्थिक विकास का अधिकांश हिस्सा कम्युनिस्ट शैली की पंचवर्षीय योजनाओं और सरकारी उपक्रमों के द्वारा संचालित कर रही थी। इसका अर्थ था कि वहां मुक्त बाजार गतिविधि कम थी, जिससे उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा घट गई थी। परंतु सर्वाधिक गंभीर समस्या यह थी कि राजशाही भी इस सब से लाभान्वित हो रही थी। शाही परिवार के अरबों डॉलर की कंपनियां जमीन और रियल एस्टेट पहावी फाउंडेशन के जरिए थीं। शाही परिवार के करीब रहने वाले ईरानी अभिजात्य वर्ग भी बहुत अमीर हो गए थे। इसी दौरान ज्यादातर ईरानी लोग अब भी गांवों में किसान के तौर पर काम कर रहे थे, और सच कहें तो शाह ने उनकी मदद करने की कोशिश भी की थी। उन्होंने गरीब परिवारों को जमीन बांटी, रोजगार बढ़ाने की कोशिश की और शिक्षा के लिए धन दिया। उन्होंने महंगाई कम करने हेतु मूल्य नियंत्रण लागू किए। अधिकांश गरीब परिवारों ने अपनी जमीन बेचकर शहरों में झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रहना शुरू कर दिया। सरकार जरूरी नौकरियां पैदा करने में नाकाम रही, क्योंकि राज्य प्रेरित विकास परियोजनाएं जैसी थीं वैसी काम नहीं कर रही थीं। मूल्य नियंत्रण के कारण वस्तुओं की कमी हुई, जिससे लोग काले बाजार की ओर मजबूर हुए। 1970 के दशक में आर्थिक समस्याओं के कारण अशांति बढ़ गई। यह इसलिए भी था क्योंकि शाह ने अपनी गुप्त पुलिस सावाक के साथ विरोध का निर्मम दमन किया था। उन्होंने कम्युनिस्ट, उदारवादी, राष्ट्रवादी और धार्मिक रूढ़िवादी सहित कई दुश्मन बना लिए। 1969 में एक क्रांति हुई और उन्हें हटाने वाले लोग कट्टरपंथी इस्लामवादी थे। इसलिए नहीं कि वे सबसे बड़ा समूह थे या सबसे लोकप्रिय थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे सबसे संगठित थे। यह ईरान के आर्थिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जब ईरान की तुलना इजराइल से होने लगी। इस्लामी क्रांति से पहले दोनों देशों को अपनी अपनी केंद्रीकृत सरकारी नियंत्रण की समस्याएं थीं। हालांकि
तेल संसाधनों के चलते ईरान की स्थिति बेहतर प्रतीत होती थी। भविष्य में इजराइल जीडीपी में ईरान से आगे निकल जाएगा, यह कहने पर पहले लोग पागल समझते, लेकिन ऐसा हो गया। इजराइल ने 1985 की आर्थिक स्थिरीकरण योजना के तहत महत्वपूर्ण सुधार और जबरदस्त विकास किया है। यह योजना इसमें एक प्रमुख कदम साबित हुई। इजराइल सरकार ने सरकारी कंपनियों को बेचना शुरू किया, मूल्य नियंत्रण हटाए और टैक्स कोड को सरल बनाया। ये सुधार सही समय पर हुए। वैश्विक व्यापार बाधाएं हट रही थीं, जिससे इजराइल वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल हो सका। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ से 10 लाख से ज्यादा यहूदी इजराइल पहुंचे, जिससे वहां की आबादी में भारी इजाफा हुआ। ये प्रवासी अक्सर अत्यधिक शिक्षित और पेशेवर रूप से कुशल थे। 1993 में इजराइल और फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के बीच ओस्लो समझौते ने उच्च कौशल वाले प्रवासियों की एक नई लहर को प्रेरित किया। फिलिस्तीन के साथ शांति प्रक्रिया और 2 राष्ट्र समाधान ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि लंबी लड़ाई के बाद इजराइल अब ज्यादा सुरक्षित है। प्रवास के अलावा इस भरोसे ने विदेशी निवेश को भी बढ़ावा दिया। 1990 के दशक के अंत में टेक बूम के दौरान इजराइल वेंचर कैपिटल का केंद्र बन गया। इन सब के मिलने से 1985 में देश की जीडीपी 29 अरब डॉलर हो गई, जो पहले से काफी ज्यादा थी। 15 वर्षों में इजराइल की जीडीपी लगभग 5 गुना बढ़कर 136 अरब डॉलर हो गई। 2001-2002 में .com बबल टूटने से छोटी मंदी आई, लेकिन वित्त मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हस्तक्षेप कर नए सुधार किए। उन्होंने सरकार का आकार घटाया, सब्सिडी और टैक्स कम किए। यह आर्थिक विकास के नए दौर की शुरुआत थी। इजरायली अर्थव्यवस्था 10 सालों से कम समय में दोगुनी हो गई और निरंतर तेजी से बढ़ती रही, जब तक कि आज हम अमेरिकी डॉलर 566 बिलियन जीडीपी के स्तर तक नहीं पहुंच गए। इजराइल तकनीक के क्षेत्र में लगातार बेहद सफल रहा। आजकल इंटेल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियों की इजराइल में बड़ी मौजूदगी है। 400 से ज्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के देश में R&D केंद्र हैं। साइबर सुरक्षा, एआई, चिकित्सा तकनीक, कृषि तकनीक और रक्षा तकनीक में भी कई इजरायली कंपनियां हैं। कई मायनों में वे सिलिकॉन वैली की टक्कर देते हैं। इजराइल में दुनिया में सर्वाधिक स्टार्टअप कंपनियां हैं और अमेरिका व चीन के बाद नैस्डैक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध पब्लिक कंपनियों की संख्या में यह तीसरे नंबर पर है। इजराइल की आबादी 1 करोड़ से कम होने के बावजूद यह काफ़ी आश्चर्यजनक है। टेक्नोलॉजी के फलने फूलने के अलावा इजराइल को वैश्विक बाजारों तक पहुंच भी मददगार रही। इजराइल का व्यापार से जीडीपी अनुपात 58% है, जो 2007 में 80% था। अगर इसकी तुलना करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का व्यापार से जीडीपी अनुपात सिर्फ 25% है। चीन में यह 37% है। संक्षेप में इजराइल व्यापक स्तर पर आयात और निर्यात करता है। इजराइल यूरोप और चीन के साथ काफी व्यापार करता है, लेकिन उसका सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार अमेरिका है। इजराइल के आर्थिक संबंध अमेरिका से बहुत गहरे हैं। इजराइल को सालों से अमेरिका से भारी आर्थिक और सैन्य सहायता मिलती रही है, जिससे वह अब तक का सबसे बड़ा अमेरिकी सहायता प्राप्तकर्ता बन चुका है। इजराइल को स्थापना के बाद से अमेरिका से मुद्रास्फीति समायोजित 310 अरब डॉलर प्राप्त हुए हैं। इसके पीछे अमेरिका में इसका सबसे सफल राजनीतिक लॉबी है, जो मुख्यतः एपीएसी और इजरायली अमेरिकी समुदाय के जरिए काम करता है। सही दोस्त होना आर्थिक सफलता के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इजराइल ईरान से आगे कैसे निकल गया, इसके लिए हमें यह समझना होगा कि इन वर्षों में ईरान में क्या घटित हुआ। निश्चित रूप से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आर्थिक रूप से असफल रहा है। इस्लामिक क्रांति के बाद की पहली घटनाओं में से एक अमेरिकी दूतावास पर कब्जा था। तेहरान में ईरानी इस्लामिक छात्रों ने अमेरिकी राजनयिकों को बंधक बनाया, जिससे ईरान पर पहली अमेरिकी पाबंदियां लगीं। अमेरिका ने ईरान की 12 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली, जो उस समय उसकी जीडीपी का 10% से भी ज्यादा था। सद्दाम हुसैन के आक्रमण का निर्णय ईरानी अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक साबित हुआ। ईरान इराक युद्ध 8 साल तक चला, 1980 से 1988 तक। युद्ध ने लाखों सैनिकों व नागरिकों की जान ली और इराक ने ईरान के ढांचे व तेल संयंत्रों पर हमला किया। 1984 में अमेरिका द्वारा ईरान को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित कर और अधिक प्रतिबंध लगाने से स्थिति और बिगड़ गई। फिर भी ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह नहीं गिरी, क्योंकि 1980 के शुरुआती वर्षों में तेल के दाम काफी ऊंचे थे। ईरान ने प्रतिबंधों और युद्ध की भरपाई के लिए पर्याप्त तेल निर्यात किया, लेकिन 1986 में यह स्थिति बदल गई। सऊदी अरब ने अपना तेल उत्पादन काफी बढ़ा दिया।
जिससे तेल के दाम गिर गए। सऊदी अरब ने ओपेक सदस्यों द्वारा उत्पादन कोटा के उल्लंघन के कारण ऐसा किया। कार्टेल केवल तभी कारगर होता है जब सभी नियमों का पालन करें। सऊदी अरब ईरान और इराक को रणनीतिक रूप से कमजोर करना चाहता था। नतीजतन तेल की कीमतें एक साल के भीतर $28 प्रति बैरल से गिरकर $14 प्रति बैरल हो गईं। इससे ईरान के मुनाफे की मार्जिन खत्म हो गई और देश बहुत बुरी स्थिति में आ गया। ईरान की जीडीपी 1986 के $209 अरब से गिरकर 1993 में $64 अरब रह गई, अर्थात 2/3 से भी अधिक की गिरावट हुई। तेल की कीमतों में गिरावट इसका एकमात्र कारण नहीं था। यह मुद्रा विनिमय दर से भी जुड़ा था, क्योंकि कुछ ही वर्षों में ईरानी रियाल का मूल्य गिर गया था। ईरान में जिनके पास संपत्ति थी, उन्होंने इस्लामी क्रांति और युद्ध के बाद पूंजी पलायन के द्वारा वहां से निकलने की कोशिश की। मुद्रा का अवमूल्यन हुआ। 1978 में 70 रियाल में $1 मिलता था, जबकि 1999 में $1 पाने के लिए लगभग 10,000 रियाल खर्च करने पड़ते थे। यह जीडीपी की स्थिति से जुड़ा है, क्योंकि इसे अमेरिकी डॉलर में मापा जाता है। 1990 के दशक में ईरान की खराब जीडीपी का कारण सरकारी कुप्रबंधन था। नई इस्लामी सरकार ने शुरुआत में एक केंद्रीय नियंत्रित अर्थव्यवस्था चलाई, जिसमें सरकारी उद्यम और कड़े मूल्य नियंत्रण शामिल थे। उन्होंने राजशाही की गलतियां दोहराईं, जिससे ईरानी अर्थव्यवस्था अक्षम और घाटे में चली गई। मुद्रास्फीति कई सालों से एक बड़ी समस्या रही है, अक्सर 2 अंकों में। हालांकि 2000 के दशक में ईरान में परिवर्तन दिखाई दिए। जीडीपी ने शानदार वापसी करते हुए अभूतपूर्व ऊंचाइयों को छुआ। ईरान 2000 में 110 अरब से बढ़कर 2012 में 644 अरब तक पहुंच गया। 90 के दशक के अंत और 2000 की शुरुआत में ईरान और इजराइल बराबर थे, लेकिन अब ईरान की अर्थव्यवस्था इजराइल से काफी आगे निकल गई है। इसका कारण ऊंचे तेल के दाम थे। ओपेक ने अपनी रणनीति मजबूत की और तेल की वैश्विक मांग बढ़ी। 1998 में प्रति बैरल तेल की कीमत $13 थी। 2012 तक यह $112 हो गई थी। इससे ईरानी शासन को अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिए मुफ्त पैसा मिला। हालांकि ईरानी सरकार को भी कुछ श्रेय देना होगा। इस दौर में बड़े स्तर पर निजीकरण हुआ। सरकारी संपत्तियों और उपक्रमों को बेचकर अर्थव्यवस्था खोली गई। सरकारी नियंत्रण की समस्या गंभीर थी। 2006 में भी, जब निजीकरण पहले ही काफी हद तक शुरू हो चुका था, सरकार ईरान की अर्थव्यवस्था का 70% हिस्सा अपने पास रखती थी। समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई, लेकिन निजी क्षेत्र ने ईरानी अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दौरान ईरान ने अमेरिका के विकल्प के रूप में चीन, भारत और तुर्की के साथ फायदेमंद व्यापारिक संबंध बनाने पर ध्यान दिया। ईरान की आर्थिक वृद्धि का एक अन्य कारक जनसंख्या वृद्धि भी था। 1969 की क्रांति के समय ईरान में लगभग 37 मिलियन लोग रहते थे। अभी वहां लगभग 92 मिलियन लोग हैं। ईरान की बड़ी आबादी के कारण वहां अधिक उपभोक्ता, श्रमिक और आर्थिक संभावनाएं हैं। इन सब बातों के बावजूद 2010 के दशक में ईरान की अर्थव्यवस्था एक बार फिर ढह गई और देश सफल नहीं हो पाया। ईरान द्वारा अपनी तेल आय का उदारतापूर्वक उपयोग करना इसका एक आंशिक कारण था। ईरान के पास दुनिया की सबसे व्यापक सब्सिडी प्रणालियों में से एक थी, जिसमें खाना, ईंधन, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा शामिल थी। 2010 में सब्सिडी सुधार योजना के बाद ईरान ने सब्सिडी को नागरिकों को सीधे मासिक नकद भुगतान से बदल दिया। कम उत्पादकता तय क्षमता का नुस्खा था, लेकिन 2015 तक उनके पास इसके लिए पैसे थे। तेल की कीमतें एक साल में अमेरिकी डॉलर 100 से गिरकर अमेरिकी डॉलर 52 हो गईं। 2018 में सुधार के बाद 2020 में वे फिर गिर गईं। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध से तेल कीमतें अस्थायी रूप से बढ़ी थीं, लेकिन अब तेजी से गिर रही हैं। सरलता से कहा जाए तो नागरिकों को तेल आधारित नकद भुगतान देना अर्थव्यवस्था को टिकाऊ ढंग से नहीं चला सकता। यह अल्पकालिक रूप से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का तरीका है, दीर्घकालिक नहीं। ईरान ने औद्योगिक विकास तो हासिल किया, लेकिन उसने यह एक रणनीति के तहत किया जिसे आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है। ईरान ने खुद को आयात से अलग कर लिया, जिससे उसका उद्योग वैश्विक मानकों के हिसाब से प्रतिस्पर्धी नहीं रह गया। इसके बावजूद हमने अभी तक ईरान की हालिया आर्थिक गिरावट के सबसे बड़े कारण का उल्लेख नहीं किया है। निस्संदेह ईरान के खराब अंतर्राष्ट्रीय संबंध इसके लिए जिम्मेदार हैं। ईरान ने तेल से कमाई गई धनराशि का इस्तेमाल मध्य पूर्व में एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस नामक प्रॉक्सी संगठनों को फंड करने में किया है। गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती कई देशों के लिए चिंता का विषय हैं। अरब देश, खासकर राजशाही द्वारा शासित ईरान द्वारा लाई गई अस्थिरता नहीं चाहते।
इजराइल को ईरान पसंद नहीं है क्योंकि ईरान के प्रतिनिधि इजराइल को नक्शे से मिटाना चाहते हैं। ईरानी नेताओं ने खुद कई बार इजराइल के विनाश का आह्वान किया है। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका, जो इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी है, के बारे में भी इसी तरह की बातें कही हैं। ईरान के पास यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम है जिसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में किया जा सकता है, जो किसी को भी स्वीकार्य नहीं है। 2008 में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूके सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ईरान पर परमाणु से जुड़े सख्त प्रतिबंध लगाए। अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार पूरी तरह रोक दिया। अमेरिका ने ईरान के साथ व्यापार या निवेश करने वाली कंपनियों पर द्वितीयक प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। इसका अर्थ था कि यूरोपीय संघ सहित कई देशों ने ईरानी अर्थव्यवस्था और तेल के आयात से खुद को अलग कर लिया था। 2015 में जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने संयुक्त व्यापक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए तो ईरान के लिए थोड़ी उम्मीद जगी थी। इस समझौते में ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने और बदले में ईरान द्वारा परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने का वादा किया गया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में ईरान की गतिविधियों पर अविश्वास दिखाते हुए ईरान समझौते से खुद को अलग कर लिया था। ईरान पर कड़े प्रतिबंधों ने देश को आर्थिक संकट में डाल दिया। ईरान के तेल निर्यात में अमेरिकी द्वितीयक प्रतिबंधों के डर से देशों द्वारा खरीद रोकने के कारण भारी गिरावट आई। 2019 तक ईरान का तेल निर्यात प्रतिदिन 5 लाख बैरल तक गिर गया, जो पहले के 2 मिलियन बैरल प्रतिदिन की तुलना में काफी कम था। प्रतिबंधों ने ईरानी मुद्रा रियाल को बुरी तरह प्रभावित कर लगभग बेकार बना दिया है। इस समय एक ईरानी रियाल की कीमत लगभग 0.0000023 अमेरिकी डॉलर है। यह 4 शून्य है। इससे विदेश से सामान मंगवाना महंगा पड़ता है। ईरान की महंगाई दर अब लगातार 8 सालों से 25% से ज्यादा रही है। पाबंदियों के कारण ईरान को विकास के लिए घरेलू अर्थव्यवस्था पर निर्भर रहना पड़ा, लेकिन स्वदेश में भी ईरान की अर्थव्यवस्था गिरती गई। सरकारी नियंत्रण का मुद्दा फिर से उभरा और आश्चर्यजनक रूप से यह ERGC एक समानांतर सैन्य संगठन द्वारा किया गया। इसकी थोड़ी व्याख्या जरूरी है। ईरान में आपके पास एक अर्धलोकतांत्रिक तरीके से चुना गया राष्ट्रपति वाली सरकार है और आपके पास सर्वोच्च नेता भी हैं। सशस्त्र बल नागरिक सरकार के अधीन होते हैं, जबकि ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ERGC सीधे सर्वोच्च नेता के अधीन होते हैं। सर्वोच्च नेता चाहते हैं कि ERGC को अधिकतम संभव शक्ति दी जाए। ERGC ने नागरिक सरकार के बाहर फंडिंग पाने के लिए ईरानी अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। ERGC संदिग्ध फ्रंट कंपनियों, ट्रस्ट फंड्स और काले बाजारों में काम करता है। वे ईरानी माफिया जैसे हैं, लेकिन एक तानाशाह के समर्थन के साथ ईरानी अर्थव्यवस्था का लगभग 1/3 हिस्सा और निर्यात का 2/3 उनके नियंत्रण में है। एक 2020 की रिपोर्ट के अनुसार IRGC ईरान के सभी प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों का सबसे शक्तिशाली नियंत्रक बन गया है। IRGC ने तेल पर प्रतिबंध के बाद चीन को गैर कानूनी तरीके से तेल भेजने के लिए एक गुप्त बेड़े का निर्माण किया ताकि ईरान कुछ तेल राजस्व प्राप्त कर सके। IRGC तेल और गैस के बुनियादी ढांचे का निर्माण और रखरखाव करने वाली कंपनियों का स्वामी है। IRGC निर्माण, बैंकिंग, विनिर्माण और दूरसंचार कंपनियों का भी मालिक है। यह स्पष्ट है कि यह अर्थव्यवस्था के लिए एक समस्या क्यों है। IRGC कंपनियों में भ्रष्टाचार व्याप्त है और ऊपर के नेतृत्व के समर्थन के कारण वे प्रतिस्पर्धी नहीं हैं। निजी कंपनियां इन बाजारों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती हैं और प्रतिस्पर्धा के अभाव में अर्थव्यवस्था ठीक से काम नहीं करती। परंतु IRGC ही एकमात्र समस्या नहीं है। आयतुल्लाह धार्मिक फाउंडेशनों बोनयाद्स को भारी सब्सिडी देना पसंद करते हैं। इनका आधिकारिक काम ईरान के लोगों को कल्याण प्रदान करना है, लेकिन असल में ये नियंत्रण का एक और स्तर है। ईरान की कुल GDP का लगभग 20% बोनयाद्स द्वारा नियंत्रित होता है। इसमें कृषि, निर्माण और होटल उद्योग शामिल हैं। इन धार्मिक संगठनों को टैक्स नहीं देना पड़ता और ये ऑडिट या अकाउंटिंग कानूनों के अधीन भी नहीं हैं। खामेनी के बहुत से दोस्त इन बोनयाद्स में पदों पर हैं और वे जाहिर तौर पर राजस्व का अच्छा खासा हिस्सा लेते हैं। बोनयाद्स और IRGC के अलावा ईरानी सरकार अभी भी अर्थव्यवस्था का एक छोटा हिस्सा अपने पास रखती है, मुख्यतः वो जो उन्होंने 2000 के शुरुआती दशक में नहीं बेचा था। संक्षेप में, ईरान की अर्थव्यवस्था पर सर्वोच्च नेता का काफी नियंत्रण है, जो विकास के लिए अनुकूल नहीं है। इस दुखद स्थिति को देखते हुए कई ईरानियों ने देश छोड़ने का निर्णय लिया है। ईरानी क्रांति के बाद से ईरान के कई सबसे होशियार और शिक्षित नागरिक देश छोड़कर चले गए हैं। अब 40 लाख से अधिक ईरानी विदेशों में रहते हैं, जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे लोकप्रिय गंतव्य है। इससे ईरानी अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हुआ है।
देश की प्रतिभा और पूंजी का पलायन देश के विकास की संभावनाओं के लिए एक बड़ा नुकसान है। इस सब को ध्यान में रखते हुए ईरान और इजराइल की आर्थिक तुलना पर वापस आते हैं। 2025 तक इजराइल की जीडीपी 583 अरब डॉलर होगी, जो ईरान की 464 अरब डॉलर की जीडीपी से 119 अरब डॉलर अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में डॉलर की रकमों का बहुत महत्व है। यह दिखाता है कि ये देश वैश्विक बाजार में महत्वपूर्ण हैं और उनकी आर्थिक ताकत बहुत है। हालांकि यह भी देखने लायक है कि क्रय शक्ति समता में जीडीपी क्या है। मूल रूप से इसे दोनों देशों के भीतर अलग अलग मूल्य स्तरों के अनुसार समायोजित किया जाता है। इजराइल की मुद्रा ईरान की तुलना में अधिक मूल्यवान होने के कारण $1 इजराइल में ईरान की अपेक्षा कम वस्तुएं और सेवाएं प्रदान कर सकता है। ईरान की अर्थव्यवस्था समायोजन के बाद भी इजराइल की तुलना में काफी बड़ी है। क्रय शक्ति समता पर ईरान का जीडीपी 1.8 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि इजराइल का केवल 566 बिलियन डॉलर है। ईरान की आबादी 92 मिलियन और इजराइल की 10 मिलियन से भी कम होने के कारण यह समझ में आता है। क्रय शक्ति समता पर ईरान के प्रति नागरिक $20,000 से कम, जबकि इजराइल में $55,000 से अधिक है। इजराइल ईरान से काफी अधिक समृद्ध है, जो उसकी आर्थिक प्रणाली की श्रेष्ठता दर्शाता है। भू राजनीति और हालिया संघर्ष में भी आर्थिक शक्ति की भूमिका होती है, जो अक्सर सैन्य शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। संसाधनों से समृद्ध देश बेहतर सैन्य शक्ति हासिल कर सकता है। ईरान और इजराइल की सेनाओं की तुलना करने पर एक रोचक अंतर दिखाई देता है। ईरान की सेना के पास संख्या की बढ़त है, जिसमें 6 लाख से अधिक सैनिक, रॉकेटों का विशाल भंडार और एक बड़ा रक्षा उद्योग है। ऐसा उसकी विशाल घरेलू क्रय शक्ति के कारण संभव है। इजराइल के पास गुणवत्ता में बढ़त है, उसके पास बेहतर फाइटर जेट, मिसाइलें और वायु रक्षा प्रणाली हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसे अमेरिका से मदद मिलती है और उसके पास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीजें खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर हैं। अतीत में झांकने पर स्पष्ट है कि दोनों में से किसका पल्लड़ा भारी है। इजराइल की छोटी लेकिन शक्तिशाली सेना ने ईरान की सैन्य कमान, मिसाइल लॉन्चर और वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट कर दिया। इन चीजों के बिना ईरान अपनी विशालता के बावजूद जवाब देने में संघर्ष करता रहा। स्थिति भिन्न भी हो सकती थी। अगर ईरान पर प्रतिबंध नहीं लगे होते और उसकी सरकार अयोग्य नहीं होती, तो शायद ईरान अब तक मध्य पूर्व का सबसे शक्तिशाली देश होता। बड़ी आबादी और विशाल तेल एवं गैस भंडार के साथ यह क्षेत्रीय महाशक्ति बन सकता था। उसकी सेना इतनी ताकतवर थी कि इजराइल के लिए उसे हराना मुश्किल हो सकता था, किंतु इतिहास ने भिन्न मार्ग अपनाया